नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एल्विश पर नोएडा में रेप पार्टी के आरोप लगे। नोएडा सेक्टर 49 में पुलिस की छापेमारी हुई। 5 कोबरा और सांप यहां पर बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सांप का जो जहर है वो बरामद किया गया है। तो एल्विश यादव पर सांप की सप्लाई का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। ये बड़ा संगीन मामला निकलकर सामने आया। बिग बॉस ओटीटी विनर है एल्विश यादव। एक बेहद चर्चित यूट्यूबर भी हैं और ओटीटी 2 में आने के बाद, उनके विनर बनने के बाद उनकी जो लोकप्रियता थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस बीच अब ये मामला जो निकलकर सामने आया है उसने जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ा दी है यहां पर एल्विश यादव की। तो बड़ी खबर। हालांकि एल्विश यादव की तरफ से भी बयान सामने आया है और अपने एक वीडियो संदेश के जरिए एल्विश यादव ने कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो फिर मुझे सजा होनी चाहिए। तो एल्विश यादव ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए। तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को का विष निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज़ करते हैं। इसमें फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर, कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने लोग खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर, एल्विश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं और वो डांस वगैरह भी करते हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोग की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी ही हो जाएगी। ऐसा है कि कल शाम को पीएफए से फोन आया था कि इस तरह का कुछ मूवमेंट है कि सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है। तो उस ट्रैप को लगाया गया था। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और एक शीशी में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। इस तरीके से बात सामने आ रही है कि ये पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, इस तरह की इनपुट थे हमारे पास और इसमें हम लोग काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और पीएफए इसको फॉलो कर रहा था। उसी आधार पे कार्रवाई की गई। कितने लोग के नाम दर्ज किए गए? इसमें एफआईआर की तहरीर मैं आपको शेयर किया हूँ। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी कुछ अन्य लोगों के नाम पीएफए द्वारा दर्ज कराए गए हैं। ये तहरीर जो है पीएफए के द्वारा, गौरव गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई है। तो किस तरह की पूरी देखिए, ऐसा है, पीपल्स फॉर एनिमल, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक साथ ज्वाइंट अटैक किया है, ज्वाइंट लोगों को पकड़ा है। एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं। और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी
सर इनके तहत कार्रवाई होगी, कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूं पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से, उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। संवाददाता तौकीर किदवई इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, अब इस पूरे मामले में एक तरफ जहां पर पुलिस की एफआईआर कॉपी सामने आई है, ये मामला निकलकर सामने आया है, दूसरी तरफ एल्विश यादव की सफाई, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए, पहले इस पूरे मामले को समझना होगा, क्योंकि जो सुल्तानपुर की सांसद हैं मेनका गांधी, उनकी एक संस्था है पीपल्स फॉर एनिमल्स करके, वो इस तरह की जो संभावनाएं होती हैं वहां पर उन लोग इस तरह उसकी जांच करते रहते हैं। ये बताया जा रहा है कि काफी दिनों से इस बात की जानकारी इस संस्था को मिल रही थी कि रेव पार्टीज हो रही हैं जिसमें सांपों का इस्तेमाल हो रहा है, जो जहरीले सांप हैं उनका भी इस्तेमाल इस तरह की रेव पार्टीज में किया जा रहा है। इसको लेकर ही उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था। इनकी संस्था के कुछ लोग थे जिन्होंने रेव पार्टी का आयोजन कराने के नाम पर एल्विश से संपर्क किया था। एल्विश यादव ने, बताया जा रहा है कि एक राहुल टीटूनाथ नाम के एक आदमी को संपर्क दिया और कहा कि इनसे आप बात कर लें, ये पूरी पार्टी आपकी आयोजित कर देंगे। यानी कि सबसे पहली जो कड़ी थी वो एल्विश यादव ही थे और उसके बाद फिर राहुल टीटूनाथ के जरिए इस पूरी पार्टी का आयोजन कराया गया। और उसके बाद यहां पर पुलिस और इसके अलावा वन विभाग और एनिमल फॉर जो ये संस्था है पीपल्स फॉर एनिमल्स, इन तीनों लोगों की यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत वहां पर रेड की गई थी और उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एल्विश यादव जरूर ये बात कह रहे हैं कि उनका लेना देना नहीं है, लेकिन ये पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि पहली कॉल जो की गई थी वो एल्विश यादव की गई थी और एल्विश यादव ने ही वहां से राहुल टीटूनाथ और जो लोग पकड़े गए हैं 4 अन्य जो लोग हैं उनके पते बताए थे और कहा था कि ये लोग आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे प्रतिबंधित सांप भी हैं जिनको अमूमन बैंड है उसको अपने पास रखने के लिए, उस तरह के सांप भी वहां पर मिले हैं, वेनम है, कोबरा है। और ये जहरों के जरिए जो नशे का एक कारोबार है, इसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी एल्विश यादव की, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास किए जा सकते हैं। फिलहाल जो मेनका गांधी है अभी वो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि काफी लंबे समय से इस तरह की जानकारी थी कि नोएडा और आसपास के इलाकों में जो फार्म हाउस है वहां पर इस तरह की रेप पार्टीज का आयोजन किया जा रहा है। और यही बताया गया था सेक्टर 49 में 2 तारीख की रात में। बिल्कुल तौकीर, एक सवाल यहाँ पर और, क्योंकि मेनका गांधी का बयान अभी हम अपने दर्शकों को भी सुना रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि एल्विश
अपने गानों में भी इस तरीके के ये सांप जो कि काफी ज्यादा एंडेंजर्ड है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज में आते हैं, उनका इस्तेमाल अपने गानों में भी करता था। यानी कि एक बात तो साफ है कि ये इस तरीके के सांपों का इस्तेमाल जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है वो करना वैसे भी गैर कानूनी है, और अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया आपको कि काफी दिनों से संस्था को जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर इस तरह की रेप पार्टीज हो रही हैं, खासकर रेप पार्टीज को लेकर जानकारी थी। लेकिन जो पीपल फॉर एनिमल संस्था है, इसको जानकारी मिली थी कि जो प्रतिबंधित सांप हैं जिनको रखना ही गैर कानूनी है, उस तरह के सांपों के जहर का इस्तेमाल भी नशे के लिए किया जा रहा था। और वहां पर जब रेड की गई थी तो वहां पर कई ऐसे सांप मिले हैं वहां पर पुलिस को, वन विभाग को, जो प्रतिबंधित थे, लेकिन इस तरह के रेप पार्टीज में उसका इस्तेमाल हो रहा था। अब एल्विश यादव की मुश्किलें इसलिए भी बढ़नी है क्योंकि राहुल टिटुनाथ पुलिस के हाथ लग चुका है, उसके बयान हैं पुलिस के पास, और उसमें उसने बताया है कि इस पूरी रेप पार्टीज का आयोजन किस तरह से किया जाता था। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उसने एल्विश यादव का भी नाम लिया है कि एल्विश यादव इस तरह की रेप पार्टीज का आयोजन कराता था, और कई ऐसे जो जाने माने परिचित चेहरे हैं वो इस पार्टी का हिस्सा होते थे, और इसके अलावा जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर आते थे। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। और बिग बॉस OTT 2 में जिस तरीके से एल्विश यादव सिस्टम फेल करते हुए दिखते थे, अब कुल मिलाकर उनके लिए अब दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। इस पूर्व में आगे बढ़ेंगे, उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, और इसी कड़ी में सीएम योगी DVN PG कॉलेज में पहुंचे, जहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि ये संगोष्ठी दरअसल भूगोल विभाग की ओर से पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित की गई है। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इन शोध पत्रों पर गहन मीमांसा की जाएगी। उधर आपको बता दें, मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जाति जनगणना को भेदने के लिए दरअसल बीजेपी ने भी यह ऐलान किया है कि जल्द ही ओबीसी नेताओं को चुनावी रण में उतारा जाएगा और हर वर्ग तक सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि बिहार में नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों के खुलासे के बाद विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने में जुटा है, जिसके बाद बीजेपी इससे मुकाबले की रणनीति बनाने में जुटी है। उधर अयोध्या के ऐतिहासिक राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोर्ट के ढेरों चक्कर और अतुलनीय संघर्ष और सालों के सब्र के बाद आखिरकार रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा था ये संघर्ष, कैसे बना राम मंदिर का नक्शा और कौन सी शैली में बन रहा है ये ऐतिहासिक राम मंदिर, ये सब जानने की उत्सुकता सभी देशवासियों में अभी भी बरकरार है। अहमदाबाद के निवासी आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा, जिनका राम मंदिर का नक्शा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राम मंदिर के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए इस रिपोर्ट में। नागर शैली जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब में फेमस है, वो नागर शैली, उस नागर शैली में पूरा मंदिर बना है। वहाँ तो उस टाइम तो ढांचा खड़ा था तो मेजरमेंट भी नहीं लेने दिया। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये बनेगा। जब हमने शुरू किया तब बात लगी थी कि भाई ये बनाना है, पर बनते बनते अब तो हम भी उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि ये पता नहीं क्या बनेगा या नहीं बनेगा। अयोध्या स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोर्ट के ढेरों चक्कर, अतुलनीय संघर्ष और सालों के सब्र के बाद आखिरकार रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लेकिन कितना बड़ा था ये संघर्ष, कैसे बना राम मंदिर का नक्शा और कौन सी शैली में बन रहा है ये ऐतिहासिक राम मंदिर, ये सब जानने की उत्सुकता सभी देशवासियों में अभी भी बरकरार है। अहमदाबाद के निवासी आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा, जिन्होंने राम मंदिर का नक्शा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया,
राम मंदिर के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का बात है। और हम लोगों का जो 30-35 साल का जो संघर्ष है और जिस जो हम लोग कर रहे थे उसके उसको एक मतलब मूर्ति स्वरूप हम देखेंगे कि भी मूर्ति स्थापना हो गई और हम बहुत खुश होंगे। सर, खास करके कौन सी नक्काशी पर मंदिर बनाया गया है? ये नागर शैली जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब में फेमस है, वो नागर शैली, उस नागर शैली में पूरा मंदिर बना है। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान में से बहुत से कम मंदिर ऐसे होंगे जो बड़े होंगे। तो 5 मंडप है, गुड़ मंडप बड़ा है, नृत्य मंडप है, सभा मंडप है, कीर्तन मंडप है, ऐसे अलग अलग मंडप है। कवल प्रदक्षिणा है और गर्भगृह भी 20 फुट बाय 20 फुट का है, मतलब अष्टकोण में, जो कि एक विष्णु का 8 स्वरूप मतलब माना जाता है, उसके हिसाब से 8 स्वरूप किया गया है। मतलब काफ़ी उसमें नागर शैली के साथ में विष्णु के अवतार के हिसाब से भी बनाया गया है। सर, खास करके कितने साल पहले आपको काम मिला था और इतने लंबे समय के बाद काम पूरा हो रहा है, बीच में कितनी चैलेंजेस आई और कितनी मेहनत लगी? काम तो मुझे करीब 32 साल पहले अशोक सिंघल जी मुझे ले गए थे कि भी इसको एक राम मंदिर बनाना है, उसका एक प्लान आपको बनाना है, तो मेरे साथ आप चलिए, वहाँ जगह देख लीजिए। तो वहाँ तो उस टाइम तो एक ढांचा खड़ा था, तो मेजरमेंट भी नहीं लेने दिया। फिर हम लोगों ने मुश्किल से पैरों से मेजरमेंट लेके कितना बाई कितने की ज़मीन है वो देख करके प्लान बनाया। 2-3 प्लान बनाए, उसमें से एक प्लान उन्होंने पसंद किया कि भाई ये हमको पसंद है, तो उन्होंने मॉडल के लिए बोला, मॉडल बनाया लकड़े का, और उन्होंने कुंभ के मेले में वो मॉडल रखा और पूरा साधु समाज ने, पूरा हिंदू समाज ने कहा कि भाई ऐसा ही मंदिर बनाना है। इसके बाद में कुछ साल ढीला हो गया काम, क्योंकि कोई भी कारण से। बाद में जब उसका कोर्ट का आदेश आया तो बोला गया कि भाई एकदम जल्दी करना है और जो है उससे भी बड़ा करना है। तो हमने उसमें जो भी मतलब पुराना रख के जितना भी हो सके उतना बड़ा करके बनाया और सबको पसंद आया कि ऐसा ही होना चाहिए ही हो, और उससे काम बाद में काम चलने लगा। और आज मेरे ख्याल से उसका 50% से ऊपर तो काम हो गया है, और करीब मेरे ख्याल से जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक में उसका हम लोग फर्स्ट फ्लोर तो पूरा ढक गया है और सेकंड फ्लोर का भी काफ़ी काम हो जाएगा। कितना संघर्षपूर्ण सफ़र रहा सर? क्या ऐसी खास यादें हैं और क्या ऐसी खास अड़चनें आई जिससे आप बाहर निकले और आखिरकार ये आप लोगों का जो सपना था वो बनकर तैयार हो रहा है मंदिर? पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये बनेगा। जब हमने शुरू किया तब बात लगी थी कि भाई ये बनाना है, पर बनते बनते अब तो हम भी उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि ये पता नहीं क्या बनेगा या नहीं बनेगा। फिर नरसिंह राव आए, उन्होंने कहा कि भाई सोमपुर जी एक दिन मेरे पास आप मिल सकते हैं। तो मैंने विश्व हिंदू परिषद को पूछा कि मैं जा सकता हूँ, आप बोले तो मैं जाऊँ। बोला ठीक आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर का ढांचा ऐसे रख के 10-20 फुट दूर आप एक मंदिर बना लीजिए और उसमें मूर्ति स्थापित कर दीजिए। मथुरा में भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। तो मैंने जाके विश्व हिंदू परिषद से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमको तो मंजूर नहीं है, जो भगवान का जन्म 6/3 की कटिया में हुआ है वही जगह अगर हमको चाहिए, मिलती है तो हम मंदिर बनाएंगे, नहीं तो मंदिर नहीं बनाएंगे। जो बात चली थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वहीं से बात चली कि भाई उसी जगह पे बनाना है हमको। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।